नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन से अलग रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वर्ष भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई-नीलामी आज से शुरू होगी। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया। भारतीय तटरक्षक बल ने रत्नागिरी तट पर गबन के डूबते जहाज से 19 लोगों को सुरक्षित निकाला और भारत के प्रणव आनंद और AR इलामपर्थी ने रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। समाचार प्रभात में फरहत नाज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70 वर्ष के अंतराल के बाद मध्य प्रदेश और देश को आज एक ऐतिहासिक उपहार देंगे। वे मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से लाए गए 8 चीते उपहार स्वरूप देंगे। भारत में इस जंगली जानवर को वापस लाने के लिए विश्व की ये पहली अंतर महाद्वीपीय परियोजना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी करीब 1 लाख महिला स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के पुनर्वास की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 2 बाड़ों में चीतों को छोड़ेंगे। पहले बाड़े में 2 नर चीते छोड़े जाएंगे, वहीं दूसरे बाड़े में एक मादा चीता को छोड़ा जाएगा। श्री मोदी 11:40 पर हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के अंतर्गत श्योपुर जिले के कराहल में पौधारोपण करेंगे। प्रधानमंत्री कराहल में ही दोपहर 12 बजे महिला स्व सहायता समूहों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शिवपुरी, मंडला, शहडोल और तामिया के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण भी करेंगे। जहां तक स्व सहायता समूहों की बात है तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 3,86,000 स्व सहायता समूह कार्य कर रहे हैं। इन समूहों से 43 लाख से अधिक परिवार जुड़े हैं जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्योपुर, मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की गई। घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में ये लागत कम करना आवश्यक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकुशलता में सुधार होता है। 2014 के बाद से सरकार ने कारोबार में आसानी और जीवन यापन में आसानी दोनों को बेहतर बनाने पर काफी जोर दिया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है समग्र योजना निर्माण और कार्यान्वयन में सभी हितधारकों के एकीकरण के माध्यम से विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, ताकि परियोजना के निष्पादन में दक्षता और तालमेल हासिल किया जा सके। पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई PM गतिशक्ति बहुप्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के शुभारंभ के साथ PM गतिशक्ति को और बढ़ावा तथा पूरक समर्थन प्राप्त होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक से अलग रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट। He emphasized on the centrality of the aspirations and the needs
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट जैसे मुद्दों को उठाया और कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षित रिहाई में सहयोग के लिए रूस और यूक्रेन के प्रति आभार व्यक्त किया। दोनों देशों के बीच संघर्ष के बारे में श्री मोदी ने लोकतंत्र, राजनयिक और संवाद के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन, द्विपक्षीय व्यापार, रूस के उर्वरकों की आपूर्ति, कृषि में सहयोग, तेल, गैस, परमाणु ऊर्जा और वीजा मुक्त पर्यटकों की आवाजाही के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। रूस के उर्वरकों की आपूर्ति 8 गुना बढ़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया। भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने आर्थिक सहयोग और व्यापार तथा कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के अधिक उपयोग सहित कुछ संभावनाओं का पता लगाने के लिए कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण बताया। बातचीत में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और उच्चतर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री ने एससीओ की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति को बधाई दी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा की और चाबहार बंदरगाह के विकास में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोआन के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि उन्होंने एससीओ बैठक में लाभकारी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकें की। उन्होंने अपने स्वागत के लिए उज्बेकिस्तान सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी की यात्रा के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भारत का दृष्टिकोण साझा किया और अफगानिस्तान सहित शांति और सुरक्षा के मुद्दों का उल्लेख किया। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एससीओ के विस्तार का अपना समर्थन देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत नए सदस्य देश के रूप में ईरान और बेलारूस का स्वागत करता है। श्री क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में आतंकवाद से निपटने में और अधिक सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। He emphasized on the centrality of the aspirations and the needs of the Central Asian republics in the Shanghai Cooperation Organization, need for greater cooperation to fight terrorism in the region. And in this context, he emphasized the important role that SCO can play, including through the work of the SCO RATS organization, which is the SCO's entity structure to counter the threat of terrorism in our region. वाराणसी को वर्ष 2022-23 के लिए शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। ये निर्णय कल समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक में लिया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इससे भारत और एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत 2022-23 के दौरान वाराणसी में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें एससीओ सदस्य देशों के मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों में विद्वान, लेखक, संगीतकार और कलाकार, फोटो पत्रकार, यात्रा ब्लॉगर और अन्य अतिथि आमंत्रित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 1 वर्ष तक चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। वे सिकंदराबाद के परेड मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और अर्धसैनिक बलों के परेड का निरीक्षण करेंगे। श्री शाह शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। 3 राज्यों के लगभग 1200 कलाकार क्षेत्र की समृद्ध विरासत की झलकियों सहित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। एक रिपोर्ट। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आजादी के 1 वर्ष बाद वर्ष 1948 में आज ही के दिन ऑपरेशन पोलो के तहत तत्कालीन हैदराबाद रियासत की दमनकारी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई आरंभ की और लोगों को निजाम के निरंकुश शासन से मुक्ति दिलाई।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारें कई वर्ष से मुक्ति दिवस मनाती आ रही हैं, जबकि तेलंगाना या तत्कालीन एकीकृत आंध्र प्रदेश सरकार इसका आयोजन नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब इस समारोह का आयोजन संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरपंचों सहित सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। श्री रेड्डी ने ये भी बताया कि करीब 1,500 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों, प्रसिद्ध हस्तियों और पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तत्कालीन हैदराबाद की मुक्ति को दर्शाने वाली एक फोटो प्रदर्शनी भी कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। जागृति का कहना है कि शिकायत दर्ज करना हुआ ज्यादा सुविधाजनक। ग्राहक अपनी सुविधानुसार किसी भी जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता रक्तदान जैसी विभिन्न गतिविधियों में सेवा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत को 2025 तक तपेदिक मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ता तपेदिक मरीजों को गोद भी लेंगे। सभी जिलों पे रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। उसके साथ साथ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांग के लिए समाज के साथ मिलकर के उनको उपकरण देने का काम करेंगे। 2025 तक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है। इसलिए जो टीबी के ग्रसित व्यक्ति है उसको गोद लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के साथ मिलकर के करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर आज राज्य भर में रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गुजरात भाजपा द्वारा आज राज्य में लगभग 579 केंद्रों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा पर दुबई के कलाकार श्री अकबर द्वारा बनाई गई विविध पेंटिंग की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, बहुचराजी मंदिर समेत राज्य के कई मंदिरों में यज्ञ, हवन और महापूजा जैसे विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ चलाए जा रहे राष्ट्र निर्माण के कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। इस दौरान 1222 स्मृति चिन्हों की नीलामी 2 अक्टूबर तक होगी। दिल्ली में संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण के शुभ कार्य के लिए सभी उपहारों की नीलामी कर रहे हैं। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार किया है। उन्हें कल तलाशी अभियान के दौरान उनके पास से मिले आपत्तिजनक सामग्री और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया।
भ्रष्टाचार रोधी शाखा के अधिकारियों ने बताया है कि अमानुतुल्लाह के सहयोगियों से 24 लाख रुपए नकद, 2 अवैध हथियार और गोली बारूद मिले हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री ने समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह आज तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वर्ष भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई-नीलामी आज से शुरू होगी। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। भारतीय तटरक्षक बल ने रत्नागिरी तट पर गैबान के डूबते जहाज से 19 लोगों को सुरक्षित निकाला और भारत के प्रणव आनंद और AR इलामपर्थी ने रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय तटरक्षक बल ने गैबोन के एक पोत से 18 भारतीयों और एक इथियोपियाई नागरिक सहित 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। सुबह जब ये जहाज रत्नागिरी तट के पश्चिम में लगभग 41 समुद्री मील की दूरी पर था, तब इसमें पानी भरना शुरू हुआ। दुर्घटनाग्रस्त जहाज के मालिक से समुद्री प्रदूषण से बचाव के उपाय शुरू करने को कहा गया है। जहाज में असफॉल्ट बिटुमिन ले जाया जा रहा था। रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में प्रणव आनंद ने अंडर 16 और AR इलामपर्थी ने अंडर 14 वर्ग का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रणव आनंद ने 11 दौर में 9 अंक प्राप्त किए। इसी वर्ग में दूसरी वरीयता प्राप्त M प्रणेश तीसरे स्थान पर रहे। अंडर 14 वर्ग में इलामपर्थी ने 11 दौर में 9.5 अंक हासिल किए। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला कल से शुरू होगी। पहला मुकाबला होव में भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे से शुरू होगा। सुर्खियों में सवेरे के अंतर्गत अब सुनिए भारत में चीतों को दोबारा लाया जाना विषय पर परिचर्चा। प्रतिभागी हैं चीता परियोजना के प्रमुख डॉक्टर SP यादव और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। विश्व का जमीन पर रहने वाला सबसे फुर्तीला जानवर चीता, जो भारत से 70 साल पहले विलुप्त हो गया था, फिर भारत वापस लौट रहा है। डॉक्टर यादव, इस महत्वाकांक्षी पहल के पीछे क्या सोच है? 1952 में पहली बार जब इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग हुई, उसमें यह तय किया गया कि अब स्पेसीज को विलुप्त घोषित किया जाए। अब 75 साल से अधिक समय हो चुका है, चीता हमारे देश से विलुप्त है और ये चूंकि एकमात्र बड़ा मैमल है जो विलुप्त हुआ है, तो ये हमारी मोरल और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम इसे वापस स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार फिर एक चीता स्थापित करने के एक एक्शन प्लान, एक बृहद योजना बनी। डॉक्टर यादव, ये प्रयास फॉरेस्ट इकोसिस्टम को बहाल करने में कैसे मदद करेगा? चीता एक ग्रासलैंड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो विलुप्त होने के प्रमुख कारण ये थे कि इसका हैबिटेट का लॉस हुआ, हमारे ग्रासलैंड्स को खेती करने वाली जमीनों में कन्वर्ट किया गया। इसके जो प्रे स्पीसीज थे जो ग्रासलैंड्स में पाए जाते थे, जैसे ब्लैक बक है, चिंकारा है, इनका शिकार हुआ, चीतों का शिकार हुआ, तो जो इसका एक विशेष आवास है उसकी क्षति हुई। लेकिन चीता लाने के बाद ये पूरी उम्मीद है कि चूंकि एक कैरिस्मेटिक स्पीसीज है, पूरा फोकस चीते पे होगा, तो पूरे इकोसिस्टम का कंजर्वेशन इससे होगा। क्या हमें 2 महाद्वीपों के बीच चीतों के स्थानांतरण की चुनौतियों, जटिलताओं और प्रबंधन के बारे में बता सकते हैं? इसमें अनेक चैलेंजेस थे। सबसे पहले तो सोर्स कंट्री का तैयार होना कि वो चीता देंगे, सही चीतों का सिलेक्शन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इसको लाने के लिए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट किया है और इसके साथ आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 20 से 22 एजेंसीज ऐसी हैं जिससे कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं किसी लाइव एनिमल के ट्रांसफर के, उनको भी पालन करना, जैसे साइटीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, रोगों के बारे में है। चैलेंजेस बहुत थी, लेकिन अब सारे चैलेंजेस
कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद वो दिन आ गया है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के चयन के कारण क्या रहे? चीतों को यहाँ विस्थापित करने के लिए क्या विशेष प्रबंध किए गए हैं? जब हमें सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली कि अफ्रीकन चीता को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वैज्ञानिकों ने जो उपयुक्त स्थल थे, लगभग 10 स्थल, उनका सर्वे किया, उसमें प्री असेसमेंट किया, उसके हैबिटेट का असेसमेंट किया, वहाँ के जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, इन सारों की व्यवस्था की और फिर इसको हमने जो चीता के अफ्रीकन हैबिटेट है उससे कंपेयर किया कि वहाँ की आबोहवा कैसी है और यहाँ की कैसी है। तो जो भी सबसे सिमिलर, जो क्लोजेस्ट पॉसिबल था, ऐसे क्षेत्रों में कूनो प्राथमिकता में आया। कूनो जो नेशनल पार्क है लगभग 748 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सिर्फ एक गांव है वहाँ पे, ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है, पहाड़ियां हैं छोटी छोटी और ग्रासलैंड है। प्रे यहाँ पे अबंडेंस में है, अर्थात जो चीता का भोजन है, जो शाकाहारी जीव है, उनकी जो संख्या है ये लगभग 23 से 25 पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कंपेयर करें इसको साउथ अफ्रीका या नामीबिया से, तो सबसे उपयुक्त होता है। न सिर्फ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, बल्कि जो चीता के एक्सपर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका के और नामीबिया के, उनको भी हमने आमंत्रित किया था कि वो भारत आए और इन क्षेत्रों का भ्रमण करें। और उन्होंने भी ये प्रमाणित किया कि ये जो कूनो नेशनल पार्क का क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, ये चीतों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। क्या इन चीतों की जंगल में मूवमेंट पर ट्रैक रखने के लिए कोई तकनीक उपयोग की जाएगी? उनके रहन स्थल में अन्य शिकार करने वाले मांसाहारी जानवरों से क्या चीतों के लिए कोई खतरा पैदा हो सकता है? कूनो में ये चीता रिलीज कर रहे हैं तो इसमें को प्रेडेटर्स भी हैं, वहाँ पे लेपर्ड्स की संख्या भी है। लेकिन यदि आप देखेंगे अफ्रीका या नामीबिया में चीता लायन के साथ और लेपर्ड के साथ ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये बहुत एडॉप्टिव हैं सर्वाइवल के लिए। कुछ संघर्ष तो होगा, उससे नकारा नहीं जा सकता, लेपर्ड से संघर्ष होगा, को एग्जिस्टेंस चूंकि वहाँ भी हो रहा है तो यहाँ भी होने की पूरी संभावना है। क्या ये भारत सरकार के लिए गर्व की बात है कि हमने इस विशिष्ट और कठिन वैश्विक संरक्षण अभियान की जिम्मेदारी उठाई? हमारी प्राकृतिक धरोहर चीता का 70 साल बाद वापस भारत आना क्या समूचे देश के लिए आप कहेंगे कि एक भावनात्मक घड़ी है? जी देखिए, पूरे विश्व में चीता की जो पॉपुलेशन है लगभग 7000 है। 19 से 20 देशों में ऑलरेडी विलुप्त हो चुका है, तो एक प्रजाति हाईली एंडेंजर्ड है। हम ग्लोबल लीडर हैं टाइगर कंजर्वेशन में, हमारे पास वी आर द लार्जेस्ट टाइगर रेंज कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे पास 70% से अधिक टाइगर हैं। ओनली एशियाटिक लायन जो है वो हमारे गुजरात गिर के जंगलों में है। वी आर द लार्जेस्ट एशियाटिक एलिफेंट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हमारे पास कई एक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। चीता ही एकमात्र ऐसा जानवर था जो हमारे देश से विलुप्त हुआ था, तो इसे पुनर्स्थापित करना बेसिकली एक पूरे विश्व को ये संदेश देगा कि जो हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो पारिस्थितिकी संतुलन है, उसको बनाने के लिए यदि कोई स्पीसीज को बाहर से लाकर यदि स्थापित किया जाता है, ये संभव है। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश ये पूरे विश्व को जाएगा और इंडिया की जो पोजीशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में ग्लोबल लीडरशिप की, वो स्थापित होती है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, भारत में चीतों को दोबारा लाया जाना। प्रतिभागी थे चीता परियोजना के प्रमुख डॉक्टर SP यादव और आकाशवाणी संवाददाता सोनू सूद। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्ष से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपको भारत में सिलिकॉन क्रांति के बारे में जानकारी देंगे। भारत आउटसोर्स सॉफ्टवेयर और सहयोगी सेवाओं के लिए एक प्रमुख स्थल रहा है। 1980 दशक के उत्तरार्ध से इसने देश की संपत्ति में वृद्धि की, रोजगार प्रदान किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन ने स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2015 और 2019 के बीच अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 81वें स्थान से 52वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में देश प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर था। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विकसित किया है। In the coming time, this IT sector is going to play a central lifeline role in the life of the nation.
because as more and more Indians have come onto the digital bandwagon and as new technologies will go ahead and redefine India's progress, given the fact that India has emerged as the second and now most populous nation in the world, the IT sector will effectively be leading the nation in terms of thought leadership, in terms of its contribution to excellence, and in terms of contributing toward modernization, digitization of almost all sectors of human activity. And I see India to be a role model for a large number of other countries who want to see how a nation can actually model its IT sector for its future growth and progress. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 75 से अधिक स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहल में भागीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। कई कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही हैं। वर्ष 2014 में बहुत कम कनेक्टिविटी वाला भारत 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कनेक्टेड देश बन गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 5 वर्ष पहले के 86 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 450 मिलियन हो गई है। इस सफलता दर ने करियर पथ के रूप में डिजिटल उद्यमिता में रुचि को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि भारत में युवा लोगों के हालिया सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। उत्तरदाताओं में से 1/3 लोगों ने उद्यमिता में करियर के रूप में रुचि दिखाई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार का पिछले 8 साल का कार्यकाल देश के विकास के लिए कई मायनों में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक रहा है। श्री कोविंद ने एक लेख में कहा है कि श्री मोदी के शासन मॉडल में बाबा साहेब आम्बेडकर के आदर्शों की अमिट छाप कर हर जगह दिखाई देती है। श्री कोविंद ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाबा साहेब का सच्चा अनुयायी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रथम को अपना सिद्धांत बना लिया है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि श्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनी शासन प्रणाली के मंत्र के रूप में अपनाया है। और फरहत, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, लोक सत्य और जनसत्ता ने यूक्रेन से लड़ाई जल्द खत्म करने के रूस के राष्ट्रपति से किए गए आग्रह को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, पीएम ने कहा, ये युग युद्ध का नहीं, बातचीत से हल करें यूक्रेन संकट। दैनिक भास्कर लिखता है, मोदी की पुतिन को सलाह, युद्ध की जगह डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग अपनाएं। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारत शंघाई सहयोग संगठन का नया अध्यक्ष बना। दैनिक ट्रिब्यून ने वैश्विक सप्लाई चेन को लचीला बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान ने लिखा है, लंबी प्रतीक्षा के बाद आज देश में चीतों की वापसी का युग शुरू होगा। हरिभूमि का शीर्षक है, चीतों के स्वागत के लिए तैयार है कूनो। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पर्यटकों को 2 से 3 महीने बाद ही हो पाएगा चीतों का दीदार। राजस्थान पत्रिका ने प्रवासी भारतीय शीर्षक से खबर दी है कि रिजर्व बैंक ने दी सुविधा, अब विदेश से ही भारत में रहने वाले अपने परिजनों के बिजली, पानी, मोबाइल आदि के बिलों का सीधे भुगतान भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए किया जा सकेगा। अब तक परिजनों के खाते में भेजी जाती थी रकम। बिकवाली के दबाव में कल शेयर बाजार में गिरावट पर हिन्दुस्तान लिखता है, वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में हुई बिकवाली का असर घरेलू बाजार में दिखा। राष्ट्रीय सहारा ने रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता रेटिंग को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। सिकंदराबाद को सर्वश्रेष्ठ स्टेशन, नई दिल्ली स्टेशन दूसरा और जयपुर तीसरे स्थान पर रखा गया। दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की खबर है, दिल्ली में जनवरी तक पटाखों पर लगी रोक, आदेश जारी। अखबारों ने दिल्ली में बदले मौसम की भी चर्चा की है। हिमाचल सहित पहाड़ों में बारिश के बाद तापमान में आई कमी से मैदानों में भी तापमान गिरा। हरिभूमि ने सोशल मीडिया को लोकप्रियता का पैमाना मानते हुए एक सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए लिखा है, पीएम मोदी ने बढ़ती लोकप्रियता में अमेरिकी राष्ट्रपति को पीछे छोड़ा। ट्विटर पर प्रधानमंत्री के 82.5 मिलियन फॉलोअर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान और तुर्की के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में वर्ष भर चलने वाले हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू होगी। दिल्ली की भ्रष्टाचार रोधी शाखा ने वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। भारतीय तटरक्षक बल ने रत्नागिरी तट पर गेबॉन के डूबते जहाज से 19 लोगों को सुरक्षित निकाला और भारत के प्रणव आनंद और AR इलामपर्थी ने रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।